मैं बस सो गया और उठते ही मेरे पेट पर सिक्स पैक एब्स बन गए। यहाँ तक कि मेरी बहन भी मुझे देखकर शर्मा गई। इसका कारण है मेरी सपनों के जरिए ताकतवर बनने की अनोखी क्षमता। सपनों में मैं ज़ॉम्बीज़ से लड़ता हूँ और उनके जीवित रहते समय की यादें और क्षमताएं हासिल कर लेता हूँ। लेकिन एक दिन पहले तक मैं एक हारा हुआ इंसान था, जिसकी जीवन शक्ति और रक्त का मान केवल 0.7 था, जबकि निर्माण स्थल पर ईंटें ढोने वाली मेरी बड़ी बहन का मान भी 0.8 था। मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा था कि मैं पूरी तरह से लाचार हूँ, कभी भी एक समय में 4 व्यंजन भी नहीं खा पाऊंगा। लेकिन पता चला कि यह एक ऐसी दुनिया है जो युद्ध शक्ति का सम्मान करती है। 100 साल पहले पृथ्वी पर कई राक्षस प्रकट हुए और मानव बंदूकें उनके खिलाफ बेअसर साबित हुई। हताश होकर मनुष्यों ने इन राक्षसों को हराने के लिए विशेष क्षमताओं को जागृत किया, जिससे मार्शल आर्ट के युग की शुरुआत हुई। जीवन शक्ति और रक्त का मान चक्र के समान है, जो शरीर की आंतरिक ऊर्जा क्षमता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं मार्शल आर्ट की कक्षा से स्नातक हो सकूं, मेरे पिता दिन में 5 नौकरियां करते थे ताकि मेरी जीवन शक्ति और रक्त का मान बढ़ाने के लिए 2 बोतल विटालिटी बूस्ट पाउडर खरीद सकें। लेकिन मुझे पता था कि यह पैसे की पूरी बर्बादी है। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। मेरे माता पिता और मैं नियमित रूप से अपने कमरे में लौटकर राष्ट्रीय बुनियादी शारीरिक कंडीशनिंग रूटीन का अभ्यास करते थे। राष्ट्रीय मध्य विद्यालय के छात्रों के प्रसारण अभ्यासों का 14वां सेट। दांत पीसते हुए मैं मुश्किल से 3 दोहराव ही पूरे कर पाया था कि थकान से बेहोश हो गया। अगले ही पल हमेशा की तरह मैंने खुद को इस सपने में पाया। मैंने अपना चेहरा जोर से चुटकी काटी। लगता है मैं फिर से बहुत गहरी नींद में सो गया था। यह सपने में मेरा 101वां प्रवेश था। तभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक ज़ोंबी मुझ पर झपटा। तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? उसके सड़े हुए बिना ब्रश किए दांतों से मुझे घिना रही थी, जिनसे 2 साल से रोंगटे खड़े हो रहे थे। धिक्कार है। मैं कम से कम आधा मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मेरे ही सपने में तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। फिर मैंने अपने 43 नंबर के जूते से उसकी कमर पर लात मारी। गुस्से ने मेरी बुद्धि पर कब्जा कर लिया था और ज़ोंबी 2 मीटर दूर जा गिरा। फिर मैंने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और ज़ोंबी के सिर पर 99 बार तब तक मारा जब तक उसका दिमाग बिखर नहीं गया और वह आखिरकार हिलना बंद कर दिया। लगता है ज़ोंबी की कमजोरी उसका सिर है। एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने पर वह काम करना बंद कर देता है। तभी धुएं का एक बादल मेरी ओर बढ़ा। अरे ये क्या है? मेरा सिर बहुत दुख रहा है। तभी एक आदमी की कई यादें मेरे दिमाग में उमड़ आईं। एक सैनिक जिसका शरीर सांसों को परिष्कृत कर रहा था। खौफनाक जानवरों को काबू करने की तकनीकें। यह आदमी बहुत ताकतवर लग रहा था। क्या ये उस आदमी की मौत से पहले की यादें हो सकती हैं? जब मैं इस बारे में सोच ही रहा था, तभी एक और ज़ॉम्बी मेरी तरफ लपका। मेरे शरीर ने अपने आप ही प्रतिक्रिया दी, पकड़ा, घुमाया और छोड़ दिया, सब कुछ एक ही झटके में, जिससे वह ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। क्या सच में यह मैं ही हूँ? मुझे अपने शरीर में लगातार शक्ति का एक प्रवाह महसूस हो रहा था। ऐसा लगता है कि किसी ज़ॉम्बी को मारने से न सिर्फ उसकी यादें मिलती हैं, बल्कि उसकी ताकत भी मिल जाती है। दूसरों ने अपनी पूरी जिंदगी में जो अनुभव जमा किए हैं, उन्हें पाना कितना आसान है। जब मैं इस सपने की अद्भुतता पर हैरान हो ही रहा था, तभी एक बेसब्र आवाज ने मुझे जगा दिया। पता चला कि वह मेरी बहन थी, जो मुझे खाने के लिए बुला रही थी। मेरी बहन और मैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि वह मुझसे कुछ साल छोटी है, फिर भी वह स्कूल की सबसे होशियार छात्रा है। उसकी वाइटल एनर्जी, जीवन शक्ति और ब्लड वैल्यू रक्तमान अब लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंचने ही वाली है। इस तरह मैं वह भाई बन गया जिसकी उसे हमेशा चिंता रहती है। और तो और जब मैंने अपनी भीगी हुई शर्ट उतारी तो मैं हैरान रह गया कि मेरा शरीर कितना सुडौल हो गया था। मुझे जरा भी थकान नहीं थी, बल्कि मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, मुझे उस ज़ॉम्बी से मिली सारी यादें और लड़ाई की अलग अलग तकनीकें भी याद थीं। पता चला कि सपने में जो कुछ भी हुआ था वह सब सच था। अगले ही पल मेरी अचानक बढ़ी हुई जबरदस्त भूख देखकर मेरा परिवार हैरान रह गया। मेरे पिता हंसते हुए बोले, लड़कों को अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू बढ़ाने के लिए खूब खाना पड़ता है। पिताजी, वह तो पहले ही 18 साल का हो चुका है। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ खाने से ही कोई अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू बढ़ा सकता है? शायद सपने में मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू सच में बढ़ गई थी। रात का खाना खाने के बाद मैं चुपके से पास वाले मार्शल आर्ट जिम में चला गया। अचानक एक हरी रोशनी चमकी और ऊपर लगे पैनल पर दिखाई गई जानकारी देखकर मैं हैरान रह गया। क्या 0.96? सिर्फ 1 घंटे में ही यह 0.2 बढ़ गया। कुछ आम लोगों को तो 0.1 बढ़ाने में ही 2 साल लग जाते हैं। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों में पूरी ताकत बटोरी। ठीक उसी पल बुलेट प्रूफ जैकेट वाले उस आदमी की लड़ाई की सारी तकनीकें और अनुभव मेरे दिमाग में छप गए। फिर मैंने अपना सबसे जोरदार वार किया। डिंग! 113। यह बढ़ोतरी तो वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू के तय मानक से भी कहीं ज्यादा थी। इस वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। जब नींद आ ही नहीं रही थी
तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं कुछ कसरत ही कर लूं। जैसे जैसे मैं एक के बाद एक मुक्के मारता गया, मैंने पाया कि मेरा शरीर अपने आप ही मुक्केबाजी की कुछ बेहद जटिल तकनीकें करने लगा था। पता चला कि यह वही बॉडी रिफाइनिंग, शरीर को मजबूत बनाने वाली तकनीक थी जो उस ज़ॉम्बी ने पहले सीखी थी। अब यह मेरी हड्डियों में रच बस गया था। ऐसा लगता है कि यही उस सपने का असली खजाना है। लेकिन अगले ही पल मैं सुस्त सा महसूस करने लगा। मुझ पर जबरदस्त भूख हावी हो गई। यह सब खत्म हो गया। मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि मेरी जीवन ऊर्जा और रक्त स्तर बढ़ गया है और मेरा शरीर उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और सिर्फ आम खाने से इसकी भरपाई नहीं हो पाती। मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत थी, लेकिन अपने परिवार की मौजूदा आमदनी को देखते हुए मैं वे महंगे सप्लीमेंट्स नहीं खरीद सकता था। मुझे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ा। एक गरीब परिवार के लिए मेरी बहन जैसी किसी लड़की को एक बेहतरीन स्कॉलर बनाना बहुत मुश्किल काम लगता है। ऐसा सिर्फ असाधारण प्रतिभा की वजह से ही हो सकता है। और अब आमदनी बढ़ाने का शायद एकमात्र तरीका स्कूल की स्कॉलरशिप ही है। हर साल स्कूल होनहार छात्रों को बहुत सारे संसाधन देता है, इसलिए कल होने वाले कॉलेज कॉम्बैट टेस्ट में मुझे वह स्कॉलरशिप पाने के लिए अपनी प्रतिभा और ताकत दिखानी ही होगी। अगले दिन जब मेरे क्लासमेट फैटी ने मेरा गठीला शरीर देखा तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। तुम आजकल क्या कर रहे हो? बस कुछ ही दिनों में तुम इतने बदल गए हो कि मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। फिर हम कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल पड़े। आज की क्लास एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट ले रहे थे, जिनके हाथ पर एक बड़ा सा निशान था, एक ऐसा इंसान जिसने सचमुच युद्ध के मैदान में खूंखार जानवरों से लड़ाई लड़ी थी। फिर उन्होंने हमें कॉम्बैट बॉक्सिंग के कुछ दावपेच सिखाए, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने जो तकनीकें दिखाई वे मेरे सपने में दिखे ज़ॉम्बी की जटिल चालों के मुकाबले बहुत ही साधारण थीं। फिर टीचर ने एक छात्र को डेमो देने के लिए आगे बुलाया। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि अपनी काबिलियत दिखाने का यह मौका साफ तौर पर यान के लिए ही था। आखिर एकेडमी के टीचर भी उससे अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। न सिर्फ उसके परिवार की अपनी खदानें थीं, बल्कि उसकी प्रतिभा भी असाधारण थी। अब तो उसमें लगभग एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट जितनी ताकत आ चुकी थी। फिर उन दोनों ने स्टेज पर कॉम्बैट बॉक्सिंग का डेमो दिया। उनकी प्रैक्टिस के बाद टीचर ने बड़े ही विनम्रता से यान की तकनीक की कुछ कमियों की ओर इशारा किया। यान ने मन ही मन सोचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? तुम तो बस एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट हो। युद्ध के मैदान में तो तुम बस तोप का चारा, बलि का बकरा ही बनोगे। फिर प्रैक्टिकल कॉम्बैट का सेशन शुरू हुआ, जिसका मकसद ही फेई की काबिलियत को उभारना था। टीचर ने तो यहाँ तक पूछ लिया, क्या कोई ऐसा छात्र है जो ये फेई के साथ मुकाबला स्पारिंग करना चाहेगा? छात्रों को सिर झुकाए देख टीचर को बहुत निराशा हुई। ये सभी छात्र इतने डरपोक हैं कि कभी महान नहीं बन पाएंगे। यह अब तक की सबसे खराब क्लास है जिसे मैंने पढ़ाया है। लगता है इस क्लास में सिर्फ ये फेई ही कुछ काम का है। अगले ही पल टीचर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि नीचे से कोई उनकी ओर बड़ी ही तीखी नजरों से घूर रहा था। वह तीखी नजर, ऐसी नजर सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जिन्होंने युद्ध के मैदान का अनुभव किया हो। लगता है इस क्लास में अभी भी एक होनहार छात्र मौजूद है। फिर टीचर ने मुझे ये फेई के साथ लड़ने के लिए बुलाया। मेरे बगल में खड़े फैटी ने मुझसे कहा कि मैं तुरंत मना कर दूं। अगर इस लड़ाई में मुझे चोट लग जाती तो इसका सीधा असर यूनिफाइड एग्जाम पर पड़ता। कुछ ही दिनों में, लेकिन मैंने शांति से उसकी तरफ देखा, यह दिखाते हुए कि इन दिनों मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली है और मैं ठीक रहूंगा। यह नौजवान शांत और निडर है, सचमुच एक बेहतरीन पौधा। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? जब एक टीचर को पता चला कि मेरी वाइटल एनर्जी, जीवन ऊर्जा और ब्लड वैल्यू 0.7 है तो वह हक्का बक्का रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई हो? फिर उसने निर्देश दिया कि यह स्पैरिंग अभ्यास लड़ाई सिर्फ तकनीकी आदान प्रदान के लिए होनी चाहिए, सिर्फ छूने तक सीमित और 10 मिनट तक चलनी चाहिए। इस बीच यांगी लगातार मंच पर मेरा मजाक उड़ाता रहा और मुझे सलाह देता रहा कि जब तुम गिरो तो अपने हाथों से जमीन मत थामना, वरना तुम्हारी कोई हड्डी टूट सकती है। मैंने बस अपनी स्टैंड लड़ने की मुद्रा ली और शांति से कहा, तो फिर आओ। तभी एक बड़ा सा हाथ तेजी से मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा। बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि असली लड़ाई में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? तुम्हारे और तुम्हारे विरोधी के बीच की दूरी को नियंत्रित करना, विरोधी की दूरी का अंदाजा लगाना, उनकी चालों को पढ़ना, या कोई खास रणनीति चुनना नहीं। सबसे जरूरी है तुम्हारे और मेरे बीच की वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू का फर्क। जैसे ही उसकी मुट्ठी मेरे चेहरे से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर थी, वहां मौजूद सारे दर्शक जम से गए, मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित। लेकिन यांगी के चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने जोरदार घूंसा मारा हो। इस बीच उसकी कछुए जैसी धीमी चाल को मैं पहले ही साफ साफ देख चुका था। मैंने तेजी से नीचे झुककर उसे अपने बाएं हाथ से एक जोरदार हुक मारा, जिससे वह 20 मीटर दूर जाकर गिरा। इस नज़ारे को देखकर न सिर्फ मेरे सहपाठी हैरान रह गए, बल्कि मैं खुद भी हैरान था। टीचर को शक हुआ कि मैंने किसी खास पोषण दवाई का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसने मुझे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया।
फिर वह मुझे मेडिकल जांच के लिए ऑफिस ले जाना चाहता था। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस अपना हाथ स्कैनर में डाल दिया और जब टीचर ने पैनल पर नतीजे देखे तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। ये आंकड़े तो किसी लेवल 1 के माहिर मार्शल आर्टिस्ट के हैं। पूरे व्हाइट रिवर सिटी में भी ऐसे हुनर को जीनियस ही माना जाता है। यह जानकर कि सिर्फ आधे महीने में मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 0.8 से बढ़कर 1.5 हो गई है, टीचर मन ही मन सोच में पड़ गया। यह लड़का तो कोई राक्षस है, इसलिए वह मुझे एक बेहतर क्लास में भेजना चाहता था जहाँ ज्यादा काबिल टीचर हो, लेकिन मैंने मना कर दिया। आखिरकार कोई भी टीचर मुझे उतनी तेजी से नहीं सिखा सकता था जितनी तेजी से ड्रीमिंग सिखा सकती थी। तब टीचर ने एक ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला जिसमें कम से कम सैकड़ों की रकम जमा थी। अगर ऐसी बात है तो स्कूल तुम्हें सिर्फ आर्थिक मदद ही दे सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त थी, अगले महीने होने वाले मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंप के मूल्यांकन में मुझे स्कूल का प्रतिनिधित्व करना होगा। जाहिर है मैं इतनी मुफ्त की रकम को ठुकराने वाला नहीं था, लेकिन मैंने एक बात साफ कर दी, स्कूल मेरी क्लास में जाने की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सका, क्योंकि मुझे घर पर भी सपने देखने की जरूरत थी। घर पर मैं अपने सपनों में राक्षसों से लड़ना जारी रखता था ताकि अपना लेवल बढ़ा सकूं। हालांकि ये